नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी दिमन और आप सुन रहे हैं और कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह एक बाइक चलाने वाले लड़के की है। एक ऐसा लड़का जिसे बाइक चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इस लड़के का नाम नवीन है। तो चलिए अब यह कहानी नवीन की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड के जमशेदपुर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव में मैं रहता हूँ। बचपन से ही मुझे बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी। मैं शुरू से ही मेरे पापा से मुझे बाइक दिलाने की काफी ज्यादा जिद कर रहा था। तब मेरे पापा ने कहा कि तुम एक बार 12वीं क्लास पास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। मेरे लिए ये एक बड़ा वादा था जिसे पूरा करने की मैंने ठान ली थी। मैंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार मैंने 10वीं क्लास पास कर ली। मेरे पापा ने वादा निभाया और मुझे एक नई बाइक दिला दी। उस वक्त हमारे गांव में गिने चुने लोगों के पास ही बाइक हुआ करती थी। बाकी ज्यादातर लोगों के पास साइकिल ही थी। गांव के सभी लोग अपनी साइकिल से ही शहर की तरफ आने जाने का काम करते थे। साइकिल बाइक की तुलना में बहुत धीरे चलती थी और इसी वजह से उन लोगों को शहर जाकर आने में पूरा एक दिन लग जाता था। लेकिन मेरे घर पर बाइक आने के बाद से सभी लोग खुश थे। हम कुछ ही घंटों में जब भी कोई काम होता था तो शहर जाकर वापस आ जाते थे। धीरे धीरे मेरा ये बाइक चलाने का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब मैं कहीं भी जाता था तो बाइक से ही जाता था। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मेरा ये बाइक चलाने का शौक मुझे एक इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मुसीबत भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयंकर मुसीबत। ऐसी मुसीबत का शायद ही किसी ने सामना किया होगा। ये बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में मेरे चाचा के लड़के का बच्चा हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेकर शहर के एक अस्पताल में थे। जब गांव में उनके लड़का होने की खबर फैली तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगल बगल के सभी लोग उनसे मिलने शहर के अस्पताल में जा रहे हैं और इस वक्त हमारे खेत में धान की कटाई चल रही है। तुम्हारी माँ और मैं तो वहां पर जा नहीं सकते, इसीलिए हमारे घर की तरफ से भी तुम उनसे जाकर मिल लो। अगर तुम शहर के अस्पताल में जाकर उनसे मिलोगे तो उनके भी मन में अच्छा लगेगा कि उनके घर से भी कोई मिलने आया था। पापा की ये बात सुनने के बाद मैंने उन्हें शहर में जाने के लिए फटाक से हाँ कह दी, क्योंकि इसी बहाने मुझे एक लंबी दूरी पर बाइक चलाने का मौका फिर से मिलने वाला था। और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद मैं उस दिन सुबह के समय ही घर से नहा धोकर शहर के अस्पताल में जाने के लिए अपनी बाइक लेकर अपने गांव से निकल गया था। मेरे गांव वशेषहर के उस अस्पताल की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास थी और उस दूरी को तय करने में मुझे 2 से 2.5 घंटे का समय लगने वाला था। सुबह के टाइम जाते वक्त तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं बड़े ही आराम से अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में 3-4 घंटे रुकने के बाद मैं वापस वहां से अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। अभी मैं अस्पताल से कुछ दूर ही आया था कि तभी मैंने बाइक चलाते हुए अपनी नजरों पर आसमान की तरफ दौड़ाई। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि दूर साइड से काफी तेज तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। उस तूफान के साथ काफी ज्यादा मिट्टी भी उड़ती हुई आ रही थी।
दूर से देखने में वह तूफान बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था और उसको देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि यह तूफान अपने साथ मिट्टी का बवंडर मिला रहा है। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि शायद इस तूफान के यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं इस दूरी को पार कर लूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी सोच गलत साबित हो गई और वह तूफान वहां तक पहुंच चुका था। तूफान को हमारे गांव की आम भाषा में आंधी इतनी तेज थी कि उसके साथ मिट्टी बहुत ज्यादा उड़कर आ रही थी, जो कि बाइक चलाते वक्त आंखों में गिर रही थी। और इसके साथ ही उस आंधी का झोंका इतना तेज था कि बाइक अपने आप ही चलते चलते सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे ही हवा का तेज झोंका आता था तो बाइक चलते चलते अचानक से हिचक के दूसरी तरफ चली जाती थी। इसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि उल्टी साइड में जाने की वजह से कहीं कोई दूसरी गाड़ी वाला मुझे टक्कर न मार दे। इसी वजह से अब मैंने बाइक की स्पीड को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था और अब मैं धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से वह आंधी और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। अब उस आंधी के साथ साथ बारिश की भी कुछ बूंदें गिरने लगी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। हमारे गांव से जो शहर का रास्ता था वह काफी ज्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर ना ही ज्यादा कोई इंसानी बस्ती आती थी और ना ही बीच में कोई रुकने की जगह थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। अब तक मैं शहर की आबादी वाले क्षेत्र से काफी ज्यादा दूर आ चुका था। जब बारिश की बूंदें गिरने लगीं तो मैं उस रास्ते की एक ऐसी सुनसान जगह पर था जहां पर मैं आपको बारिश से बचाने के लिए कहीं पर भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां पर रुककर मैं अपने आप को बारिश में भीगने से बचा सकूं। अब आंधी के साथ साथ बारिश ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और उस वक्त तक मैं काफी ज्यादा भीग चुका था। चलती हुई बाइक पर बारिश की बूंदें किसी तरह बदन पर लग रही थी। उस वक्त मैं किसी तरह अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए उस बारिश और आंधी के बीच अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त तक चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था और अब तो आसमान में बिजली गरजने लगी थी। जब हम लोग शहर से आते हैं या गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो उस रास्ते पर सड़क के किनारे एक जगह पर एक बड़ा सा बरगद का थी। बरगद के पेड़ की शाखाएं इतनी लंबी थीं कि वे पूरी सड़क पर फैली हुई थी। यह रास्ते का एक जाना पहचाना निशान था जो गांव और शहर के बीच यात्रा करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जगह था। इस बरगद के पेड़ के बारे में कई डरावनी कहानियां और रहस्यमयी अनुभव गांव वालों के बीच सालों से चलते आ रहे थे। कई लोगों का मानना था कि ये पेड़ भूत प्रेतों से भरा हुआ है। जैसे ही मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, हवा और भी तेज हो गई और बारिश मूसलाधार होने लगी। इस पेड़ की घनी छाया ने मुझे बारिश से थोड़ी राहत तो दी, लेकिन पेड़ की शाखाओं के नीचे का अंधेरा और भी गहरा था। इस पेड़ के आसपास की हवा ठंडी महसूस हो रही थी और तेज हवा और बारिश के बावजूद वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। मैंने जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, अपनी बाइक की गति धीमी कर ली। बाइक की हेडलाइट्स मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थी। पेड़ की शाखाओं से पड़ने वाली परछायां हवा में नाचती हुई डरावनी लग रही थी। मेरी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई जब मैं धीरे धीरे पेड़ के नीचे से गुजरने लगा। तभी अचानक से मेरी बाइक ने जोर का झटका दिया और बंद हो गई। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने बाइक को किनारे लगाया और उसे फिर से चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश और हवा के बीच मैं कोशिश करता रहा, लेकिन बाइक ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है।
मैंने चारों ओर देखा, लेकिन बारिश और अंधेरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने एक धुंधला सा साया खड़ा था। मैं पूरी तरह से जड़ हो गया था। मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई और मैं पूरी तरह से डर से जकड़ गया था। तभी बिजली की एक चमक ने आसमान को रोशन किया और मुझे उस साये का चेहरा साफ नजर आया। वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा भयानक और विकृत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरे दिल को और ज्यादा दहशत से भर रही थी। कौन हो तुम? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह साया बस मेरी ओर बढ़ता चला गया। जैसे ही वह मेरे करीब पहुंचा, मैंने अपनी पूरी ताकत से जोर लगाकर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक से बाइक चालू हो गई। मैंने बिना समय बर्बाद किए बाइक को तेज स्पीड में आगे बढ़ा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और बाइक को जितनी तेजी से हो सके चलाने लगा। बारिश और तेज हो गई थी और रास्ता अब और भी ज्यादा कठिन लग रहा था, लेकिन मैं उस डरावने अनुभव से जितना दूर हो सकता था भाग जाना चाहता था। मैंने पूरी रफ्तार से बाइक चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बरगद के पेड़ से दूर जाते ही बारिश भी धीरे धीरे रुकने लगी। हवा की तीव्रता भी कम हो गई और रास्ता साफ नजर आने लगा। मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी कम की और पीछे मुड़कर देखा। वह साया अब कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका भयानक चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। आखिरकार मैंने अपने गांव की सीमा में प्रवेश किया। गांव की परिचित गलियों और रास्तों ने मेरे दिल को थोड़ा सुकून दिया। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे माता पिता बाहर खड़े थे, शायद मेरी चिंता में। मैंने बाइक रोकी और हाँफते हुए उनके पास पहुंचा। नवीन, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरे पापा ने चिंतित स्वर में पूछा। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई और वे भी सुनकर सन्न रह गए। मेरी माँ ने मुझे अंदर ले जाकर मेरे गीले कपड़े बदलने को कहा और मुझे गर्म चाय पिलाई। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं सका। बरगद के पेड़ के नीचे का वह भयानक अनुभव मेरे मन में गहराई तक बैठ गया था। मैंने तय किया कि अगले दिन सुबह मैं गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वह साया कौन था और क्या वह सचमुच भूत प्रेत था। अगले दिन सुबह मैं गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें अपने पिछले दिन के अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर एक बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, नवीन, बरगद का वह पेड़ बहुत पुराना है और उसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे कई साल पहले एक साधु ने तपस्या की थी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से उस पेड़ के नीचे अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। मैंने बुजुर्गों की बात सुनी और समझा कि शायद मैंने उसी साधु की आत्मा को देखा होगा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब भी उस रास्ते से गुजरना हो
तो हमेशा कोई न कोई मंत्र जपते हुए जाना चाहिए और उस पेड़ के पास रुकने से बचना चाहिए। उस घटना के बाद मैंने हमेशा बुजुर्गों की सलाह मानी और जब भी उस रास्ते से गुजरता सावधानी बरतता। धीरे धीरे वह डरावना अनुभव मेरी जिंदगी से फीका पड़ने लगा और मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से जुट गया। हालांकि बरगद के पेड़ के नीचे का वह भयानक अनुभव मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमें पुरानी कहानियों और मान्यताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उस रात की घटना ने मेरे बाइक चलाने के शौक को कभी खत्म नहीं किया, बल्कि मुझे और भी सावधान और जागरूक बना दिया। और दोस्तों, इस तरह ये कहानी एक डरावने अनुभव से शुरू होकर एक नई समझ और सीख के साथ समाप्त हुई। मैं हमेशा याद रखता हूं कि हमारे आसपास की दुनिया में कई रहस्यमयी बातें होती हैं, जिन्हें हमें सम्मान और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी और आपने सुनी और कहानी, वो भी मेरी जुबानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।